साथियों, अगला ग्रुप जो आता है वो आता है आपका डिपॉजिट्स एंड असेट्स का। डिपॉजिट एंड असेट्स आपकी एक असेट है जिसका पैसा जो आप दे अभी रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद लौट के आपके पास आना होता है, यानी कि आपकी लायबिलिटी नहीं है, आपके लिए असेट है जहाँ से एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में वो पैसा आपके पास वापस आ जाता है, तो वो आपकी डिपॉजिट असेट्स हो जाती है। ये खासकर तब आपके काम आती है, मान लीजिए आपने किसी ऐसी कंपनी का काम लिया है जो किसी न किसी कंपनी का डीलर है या सब डीलर है। तो जब कोई भी बंदा डीलरशिप लेता है किसी भी कंपनी की, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है कंपनी के पास, क्योंकि उनका एक क्रेडिट टर्म्स होता है जिसके बेस पे उनको गुड्स मिलता है। तो कंपनी उनसे एक सिक्योरिटी का अमाउंट है वो पहले ले लेती है, उसके बाद डीलरशिप देती है। बात कर रहे हैं अपन एक, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आप कोई टायर का शोरूम है, यानी कि टायर का डीलर है कोई, अपोलो टायर मान लेते हैं एक बार कि अपोलो टायर की कोई डीलरशिप है आपके शहर में, उसने आपको अप्रोच किया है अकाउंट्स के काम के लिए। तो अब वहाँ पे क्या है कि जब उस बंदे ने डीलरशिप ली होगी कंपनी से, या फ्रेंचाइजी इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से, तो उस डीलरशिप ने कुछ अमाउंट एज ए सिक्योरिटी कंपनी को दिया होगा। वो जो सिक्योरिटी है वो आपकी डिपॉजिट है एक तरीके से कंपनी के पास। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक वो सिक्योरिटी आपकी रहेगी। कई बार क्या होता है कि कंपनीज एक सर्टेन टर्नओवर तक आपको सर्टेन अमाउंट की सिक्योरिटी डिपॉजिट कराती है। जब आपका बिजनेस उस लेवल से आगे बढ़ जाता है तो वो सिक्योरिटी अमाउंट को भी इंक्रीज़ कर देती है। मान लीजिए इनिशियली आपसे कोई कंपनी 5 लाख की सिक्योरिटी लेती है और आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। 1-2 साल के बाद आपका टर्नओवर ज़्यादा बढ़ जाता है, आप अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आपके पास कंपनी की जो पॉलिसी होती है, जिस क्रेडिट पॉलिसी पे आपको माल दिया जाता है, जाहिर सी बात आपका व्यापार बढ़ेगा तो परचेज भी आपकी बढ़ेगी। तो कंपनी का जो क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिली हुई है उन डेज में ही आप बहुत ज़्यादा माल परचेज कंपनी से कर लेंगे। तो कंपनी अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए या अपने डेटर्स को बैड डेट्स होने से बचाने के लिए सिक्योरिटी अमाउंट है वो बढ़ा देती है कि आपका टर्नओवर अब इतना हो रहा है, आपकी परचेज साइकिल बढ़ गई है, तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट है वो बढ़ाना पड़ेगा। एंट्री अपन को कैसे करनी है ये हम देखते हैं। पेमेंट में एंट्री आएगी, मान लीजिए बैंक है, आपने बैंक से ही दिया होगा कि बड़ा अमाउंट होता है सिक्योरिटी का, 5-10 हज़ार का अमाउंट नहीं होता है सिक्योरिटी का, तो हमेशा बैंक के थ्रू ही जाएगी। या डिमांड ड्राफ्ट आपको डीडी बना के कंपनी को देना होगा, या बैंक गारंटी के फॉर्म में आप सिक्योरिटी देते हैं कि यदि आप पैसा ना चुका पाए तो जिस कंपनी को आपने बैंक गारंटी दी है वो उस पैसे से आपको बैंक गारंटी को रिवोक करा सके और उतना पैसा वसूल कर सके। तो ये कैश में नहीं होगा हमेशा, क्योंकि बड़ी अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, बड़ी अमाउंट 10,000 से ज़्यादा आप कैश में एंट्री नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये बैंक के थ्रू ही करनी है आपको। यहाँ आप लेजर ओपन करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रुप आपको करना है इसको डिपॉजिट असेट्स में। और मान लीजिए आपने 10 लाख की सिक्योरिटी दी है कंपनी को, तो ये आपने 10 लाख की एंट्री पोस्ट कर दी है, दी कंपनी को है, लेकिन यहाँ आप कंपनी को डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी का लेजर है ना, उसमें आपका ये अमाउंट कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब आप मंथली बेसिस या फोर्टनाइटली बेसिस आपके पास लेजर आएगा कंपनी से, तो आपको ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये उस लेजर में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगा। जितनी आपने परचेज करी है वो आएगा लेजर में, और जितना आपने पेमेंट किया है, जितना आपने गुड्स रिटर्न कर दिया है, रिप्लेसमेंट हुआ है, वो सब आएगा। तो दे तो रहे हैं आप कंपनी को, लेकिन कंपनी को डेबिट नहीं करते हुए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से लेजर आपको ओपन करना रहेगा। आपकी बैलेंस शीट में आपको डिपॉजिट एंड असेट्स के ग्रुप में यहाँ पे आपको नज़र आएगा। इसमें आपको इस तरीके से एंट्रीज की करनी है।
इसके बाद फ्रेंड्स ग्रुप आता है आपका प्रोविजंस का, यानी कि जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे आपको ग्रुप करने हैं प्रोविजंस में। प्रोविजंस कौन से? प्रोविजंस आपके खासकर जो काम आते हैं वो आते हैं बेड डेट्स के लिए, इनकम टैक्स के प्रोविजन के लिए, और कोई भी अदर कंटीजेंट लायबिलिटी आपकी है जिसकी की अराइज होने की संभावना है आने वाले समय में। प्रोविज़न जनरली तब किया जाता है जब बिजनेस में अनसर्टेनिटीज़ ज़्यादा है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को आराम से रिकवर किया जा सके, उसके लिए कंपनी पहले से ही प्रोविज़न करके चलती है कि कंटिंजेंसी की कंडीशन में कंपनी आराम से उस फेज से निकल जाए, इसके लिए वो पहले से प्रोविज़न करके चलती है। वो सारी एंट्रीज आपको प्रोविजंस में लेनी है। फ्रेंड्स, यदि आप छोटे मोटे सोल प्रोप्राइटरशिप और 2-4-5 करोड़ तक के टर्नओवर के पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह के काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये प्रोविजंस का इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। लेकिन यदि आप किसी लिमिटेड कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे हैं एज ए अकाउंटेंट, तो वहाँ पे ये फीचर आपके थोड़ा सा काम आता है, बाकी जनरली काम नहीं आता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम शायद नहीं आएगा, मेरे भी बहुत ज़्यादा काम ये नहीं आता टू बी फ्रैंक, क्योंकि मेरे पास भी, मैं भी पार्ट टाइम बेसिस पे अकाउंटिंग का काम करता हूँ, तो मेरे पास भी वही लोग हैं जिनका एक सर्टेन लिमिट तक टर्नओवर है। क्योंकि उसके बाद क्या है, जब टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको एक फुल टाइम अकाउंटेंट चाहिए होता है जो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे बैठ के काम करे। तो मेरे पास भी जाहिर सी बात है क्लाइंटेल वही है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपन इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे यहाँ पे, ताकि सब्जेक्ट है इसके बारे में आपको क्लियरिटी आ जाए। तो प्रोविजंस, सबसे पहला जो मोटा मोटी प्रोविज़न होता है वो होता है फ्रेंड्स बेड डेट्स के लिए प्रोविज़न। मान लीजिए आपने माल उधार पे आपकी कंपनी दे रही है और कुछ पार्टीज़ है उसमें से डिफ़ॉल्टर हो गई, उनसे पैसा आपका रिकवर नहीं हो पाया, तो वो आपका हो जाता है बेड डेट्स। बेड डेट्स को आप एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं अपने P&L अकाउंट में। यानी कि जब पैसा आपको डेटर्स से मिला ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको उसको क्लेम तो करना पड़ेगा। एक तरफ तो आपने सेल दिखा दी, जब भी आपने सेल करी तो आपने सेल दिखा दी, सेल में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है आपकी, यानी कि परचेज की वैल्यू है, और उसके बाद जो आपने सेल दिखाई उसके डिफरेंस के बेस पे आपका P&L में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो यदि आप बेड डेट्स को क्लेम नहीं करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो है उससे ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल पोजीशन लाने के लिए आपको बेड डेट्स है वो डालने होते हैं। कुछ बेड डेट्स आपके सर्टेन है, लेकिन कुछ का आपको अंदाज़ा नहीं है। कुछ पार्टीज हैं जिनका आपको पता है कि इनका आने वाले समय में कुछ पैसा डूब सकता है, ऐसा आपका अनुमान है, आपका अंदाज़ा है। तो इस अंदाजे के लिए आप प्रोविज़न करते हैं अभी से, ताकि जब ये पैसा यदि डूब भी जाए तो आपको रिकवर करने में, आपके लॉसेस को कवर करने में आराम से आप कवर कर जाएं। एक वजह इसकी ये है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अच्छा काम किया और उसमें बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर भी हुआ है, लेकिन अगले साल काम कम हुआ और यदि बेड डेट्स बढ़ गए तो एकदम से आपका P&L निगेटिव फेज में आ जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो आपकी बेड डेट्स बढ़ गई, दूसरी तरफ काम कम हुआ है, तो आपका प्रॉफिट के बजाय लॉस हो जाएगा। तो इन दोनों स्थितियों से निपटने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, प्रोविज़न करता है डेटर्स का। बड़ी कंपनीज खास कर प्रोविज़न करके चलती है इस तरीके से, ताकि किसी पर्टिकुलर एक साल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखे और साथ ही साथ अगले साल में एकदम से उनको लॉस दिखाई ना पड़े यदि बेड डेट्स हो भी जाएं। तो इसके लिए वो लोग बेड डेट्स का प्रोविज़न तैयार करके चलते हैं। एंट्रीज किस तरीके से होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। डेटर्स में हम देखते हैं फ्रेंड्स कि डेटर्स कौन कौन से हैं। अपने पास 3 डेटर्स हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए विनायक एंड कंपनी है पहला,
और एसवीएम मिल्स है। ये दो डेटर हैं। इसमें एक में आपका 5,90,000 का बैलेंस है और एक में 4,72,000 का बैलेंस है। अब आपको ये अनुमान हो गया है कि 50,000 रुपये आपका एसवीएम मिल से वापस आपको मिलने में परेशानी हो सकती है या ये डूबत हो सकती है, और 50,000 रुपये आपको विनायक एंड कंपनी से डूबत मिल सकती है। तो आप क्या करेंगे, लेकिन अभी सर्टेन नहीं है कि ये डूबत हो ही गई है, ये पैसा आ भी सकता है। तो यहाँ पे आप एक प्रोविज़न बना देंगे। यहाँ पे लेजर आप ओपन करेंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, और इसको आप देंगे प्रोविजंस में। प्रोविजंस आप देख रही है, जैसे ही आपने प्रोविजंस डाला है, यानी कि प्रोविजन जो है वो सब ग्रुप है। मेन ग्रुप कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये आपका करंट लाइबिलिटीज़ में, यानी कि आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई है। लाइबिलिटीज़ क्यों हो गई है, क्योंकि आप प्रोविज़न वो कर रहे हैं जो हुआ नहीं है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप सिर्फ एक अनुमान के आधार पे P&L में क्लेम करने वाले हैं इस अमाउंट को, लेकिन ये आने वाले समय में आपको पता लगने वाला है कि ये पूरा अमाउंट आपका बैड डेट हो गया है, इससे ज़्यादा हो गया है या इससे कम हो गया है। सिर्फ आप प्रोविज़न कर रहे हैं तो ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे आ जाती है। 1 लाख का आपने प्रोविज़न कर दिया है, एसवीएम को आपने 50,000 से क्रेडिट करना है, क्योंकि आपको इनका बैलेंस कम करना रहेगा, और विनायक को आपको 50,000 से कम करना है। इनको आपने क्रेडिट कर दिया, यह आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है। ये प्रोविज़न आपका रेडी हो गया है। अब जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेटर्स में जो है एसवीएम और विनायक दोनों में आप देखेंगे तो ये 50,000 का प्रोविज़न आपने बैड डेट्स का कर दिया है। इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो प्रोविजंस का ग्रुप है, यहाँ आप देखेंगे कि आपने 1 लाख का प्रोविज़न इस साल में बैड डेट्स के लिए किया है। इसी तरीके से आपको प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स करना होता है, क्योंकि इनकम टैक्स की लाइबिलिटी भी आपकी बाद में तय होती है कि कितना आपका टैक्स बनने वाला है। तो आप इनकम टैक्स के लिए भी प्रोविज़न इसी तरीके से कर सकते हैं। जनरली बड़ी कंपनीज, खासकर लिमिटेड कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहाँ पे आप लोगों के काम आता है। थोड़ा सा ब्रीफिंग मैंने आपको यहाँ पे दे दी है ताकि सब्जेक्ट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर थोड़ा सा हो जाए। अब फ्रेंड्स, जो बाकी जितने भी ग्रुप बच रहे हैं, ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा के काम में आने वाले हैं, यानी कि इन पे तो कमांड होना आपको ज़रूरी ही है, क्योंकि ये रोज़ काम आएंगे। रोज़ आप 10, 20, 50 एंट्रीज करने वाले हैं इन ग्रुप से रिलेटेड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं जिनके बारे में जानकारी होना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट ग्रुप आता है फ्रेंड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, पहले इस पे थोड़ा चर्चा करें। माल को सेल की अवस्था में लाने तक जो भी खर्चे हैं वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप आपकी दुकान, आपके गोडाउन तक सेल करने की फॉर्म में अवेलेबल हो जाए, वहाँ तक के खर्चे सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, आपने जहाँ से माल परचेज किया है वहाँ से आपके गोडाउन या आपके शोरूम तक आने में आपको फ्रेट का पेमेंट करना पड़ा है। तो जो फ्रेट के एक्सपेंसेस हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी कि माल आपके पास तब पहुंचेगा जब आपने फ्रेट का पेमेंट कर दिया है या करने वाले हैं। तो फ्रेट है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इसी तरीके से लेबर और वेजेज जो है वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। माल को आपके गोडाउन तक लाने के लिए, जहाँ से आप सेल करते हैं वहाँ तक लाने के लिए जो वेजेस आपने पे करी है वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो आपके गोडाउन तक माल को लाते हैं आप, जब तक आपको करने होते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेके माल गोडाउन तक आने तक के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कहलाते हैं। मान लीजिए हमने पेमेंट किया है, यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड हम डालते हैं, तो यहाँ लेजर ओपन करेंगे, फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि जो भाड़ा आप दे रहे हैं गाड़ी वाले को, जिस गाड़ी से आपका माल आ रहा है आपके गोडाउन या शॉप पे या शोरूम पे, तो ये आपका जो माल भाड़ा है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो आपने मान लीजिए 10,000 का पेमेंट किया है गाड़ी वाले को, तो आपका जो फ्रेट इनवर्ड है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया है। इसी के साथ आपने मान लीजिए वेजेस पे किए, तो वेजेस आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेनी है। वेजेस आपने पे किया है मान लीजिए 1500 रुपये, तो ये आपने 1500 रुपये यहाँ पे एंट्री पोस्ट कर दिए। बैलेंस शीट में व्यू करेंगे जब आप, तो आपको यहाँ पे P&L जब आप ओपन करेंगे तो P&L में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले आपको डेबिट करने होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपका ओपनिंग स्टॉक, इसमें आप प्लस करते हैं आपकी परचेज, इसके बाद प्लस करते हैं आप अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उनमें से इन तीनों का जो टोटल हुआ उसमें से जितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया है उसकी वैल्यू जब आप माइनस कर देते हैं तो आपका सेल का फिगर आता है। सेल का फिगर जैसे ही ऐड हो जाता है इसमें, तो जो भी यदि परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है माइनस सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक कम है तो आपका लॉस होगा, और यदि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ज़्यादा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक और परचेज आपका कम है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री सारी कर लेनी है, तभी आपका ग्रॉस प्रॉफिट सही से कैलकुलेट होने वाला है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको करने होते हैं जो कहलाते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये अपन इसको लेमैन की लैंग्वेज में कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसके पीछे टेक्निकलिटी ये है कि इसमें गुड्स आपका आपके गोडाउन या शोरूम तक आ चुका है, अब आपको लाने के लिए इस पर कोई भी अलग से एक्सपेंस नहीं करना है। अब आपकी जो कॉस्टिंग होगी, जो आपके एक्सपेंस होंगे वो होंगे आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, जैसे आपके स्टाफ की सैलरी वगैरह होगी। तो ये सब खर्चे हैं, बिजनेस प्रमोशन है, एडवर्टीजमेंट है, ये सब आपके बाद के खर्चे हैं, यानी कि गुड्स आने के बाद के खर्चे। आपके लिए माल तैयार पड़ा है आपकी गोडाउन या आपके शोरूम या आपके शॉप पे, सिर्फ आपको सेल करने के लिए जो एक्सपेंस करने पड़ रहे हैं, चाहे आपका मान लीजिए गोडाउन किराए पे आपने ले रखा है तो आपने किराए का पेमेंट किया है तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। सैलरी आप स्टाफ को पे कर रहे हैं तो वो आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गई। बिजनेस प्रमोशन के लिए आपने कुछ एक्सपेंस किया है तो वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। साथ ही साथ आप कुछ एडवर्टीजमेंट पे कर रहे हैं तो वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। पैरेलली स्टाफ वेलफेयर पे आप कुछ खर्च कर रहे हैं, चाय नाश्ता रिफ्रेशमेंट आप खर्च कर रहे हैं, तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। साथ ही साथ जो प्रोविज़न हम बेड डेट्स के लिए करते हैं या बेड डेट्स है, बैंक के चार्जेस हैं, बोनस वगैरह यदि आप किसी तरीके से अपने स्टाफ को दे रहे हैं तो बोनस के खर्चे हैं, ये सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपका नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया जाता है। तो जितने भी ये एक्सपेंसेस है जिनकी चर्चा की है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में आपको बुक करने हैं। मुझे लगता नहीं है कि आपको सैलरी और वगैरह की एंट्री मुझे करके दिखानी चाहिए। यदि आपको लगता है कि मैं आपको सैलरी और ये सब एंट्री भी करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, चाहे वो रेंट है, चाहे सैलरी है, चाहे बिजनेस प्रमोशन के एक्सपेंसेस है, चाहे एडवर्टीजमेंट के, वो सारे खर्चे हम बुक करके आपको
दिखाने वाले हैं उसमें, लेकिन वो वीडियो तब बनेगा जब आपके कमेंट्स आएंगे। अदरवाइज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इस बारे में, तो इसके लिए ज़्यादा अपन इसको इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं।